हम लोग आज इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो करने जा रहे हैं। इसका पहला लेक्चर हम लोगों ने G20 किया था। आज हम लोग दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में 3 से 4 हमने छोटे टॉपिकों को उठाया है, जिसमें एक मध्यम वाला है और 2-3 छोटे टॉपिक हैं। इन सब टॉपिकों को हम इस लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं नवंबर 2021 में आने वाले एक सूचकांक की। इस सूचकांक को नीति आयोग ने जारी किया था, इसलिए आपकी परीक्षा जो आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए आवश्यक है, और विशेष रूप से जिनके नोटिफिकेशन जैसे कल लेखपाल का जारी हुआ और अन्य जो एग्जाम हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हमारा जो आज का बेटा टॉपिक है वो टॉपिक है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक। पहले हमको इसको पढ़ते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में ये जो पहला शब्द है बहुआयामी, इसका मतलब ये है कि गरीबी को निर्धारित करने के एक से अधिक आयाम है। उसी के आधार पर यह सूचकांक निकाला जाता है नीति आयोग के द्वारा। तो किसके द्वारा निकाला जाता है? नीति आयोग के द्वारा यह सूचकांक निकाला जाता है। नीति आयोग का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग स्थापित हुआ था। नीति आयोग स्थापित हुआ था, काम क्या था कि जो भारत में जो योजना बनानी है उनमें पंचवर्षीय योजनाओं की भांति 5-5 वर्ष से भी ऊपर प्लानिंग की जाए, चाहे 15 वर्ष के प्लान हो, चाहे 3 वर्ष के प्लान हो, चाहे 7 वर्ष के प्लान हो। नीति आयोग मुख्य रूप से 3 ही प्लान बनाता है, 3 वर्ष के, 7 वर्ष के और 15 वर्ष के। जो उसका विजन होता है वो इसी आधार पर है। तो कहने का मतलब साफ साफ यह है कि इस नीति आयोग के द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक को निकाला गया था नवंबर 2021 में। अब यहां मूल प्रश्न 2-3। पहली चीज, जरा हम इसको जरा समझ लेते हैं। डाटा फीड करने से पहले जरा इस सूचकांक को हम थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आने का जो प्रकृति है वो डीप हो गई, तो उसी अनुसार जरा पहले इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए बच्चों, बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है ये नीति आयोग के द्वारा निकाला गया नवंबर 2021 में। इस सूचकांक में 3 आयाम को उन्होंने रखा, वही स्वास्थ्य, शिक्षा, और जीवन स्तर। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, इन 3 आयामों को इन्होंने उठा के रखा है। ये वही आयाम है जो आयाम मानव विकास सूचकांक में बनाते वक्त लागू किए जाते हैं। तो इन 3 आयामों को, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को के आधार पर इन्होंने 12 संकेतकों को लिया है। मतलब क्या है? मतलब साफ है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को देखते हुए 12 संकेतक, इन तीनों में 12 संकेतक, मतलब कि शिक्षा के एक से अधिक आयाम हो सकते हैं। बच्चे अनुपस्थित हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि बच्चा उस समय में लेवरी करने जा रहा है, एक आयाम है। बच्चों की ड्रेसें फटी, क्यों? क्योंकि बच्चों के पास इतना पैसा नहीं है माँ बाप के पास। इसके अतिरिक्त बच्चा सिर्फ और सिर्फ मिड डे मील खाने आ रहा है, 1 बजे आता है, 2 बजे चला जाता है, ये भी एक समस्या। तो कहने मतलब ये है कि हर एक में एक से अधिक आयाम हो सकता है। तो इन्हीं आधार पर ये 3 आयाम और 12 संकेतक इस सूचकांक में होते हैं। अब एक चीज आपको और समझनी है कि नीति आयोग ने जो ये सूचकांक निकाला है, इस सूचकांक में उसने कौन से सर्वे को शामिल किया है। तो आपको एक नाम याद रखना है, NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, या राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। 2015-16 की रिपोर्ट को उन्होंने आधार बनाया है। तो NFHS की 2015-16 की रिपोर्ट को आधार बनाया गया है इस सूचकांक को निकालने के। तो सूचकांक पढ़ने से पहले आपको बेसिक चीजें याद रखनी है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक नवंबर 2021 में निकाला गया, नीति आयोग के द्वारा निकाला गया। 3 आयाम थे, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। NFHS
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की 2015-16 की रिपोर्ट के आधार पर इस सूचकांक को निकाला गया है। अब यहां प्रश्न यह है कि जो सूचकांक आप पढ़ने जा रहे हो उस सूचकांक में अब आपको डाटा फिट करना है। आपके सामने ये डाटा लिखा हुआ है। आप अपने हिसाब से वीडियो को पॉज करके या रोक के या फिर किसी तरीके से तेज करके कम करके अपने सुविधा अनुसार इसको कर लेना। अब इसके अंतर्गत हम दूसरा काम करेंगे, इसमें डाटा फीडिंग करने के। तो डाटा फीड करते हैं, डाटा फीड करते हैं। देखिए जब सूचकांक आया है तो 2015-16 में आया है। इसका मतलब यह है कि 2015-16 में ना तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक में हो गया था या अलग अलग हो गया। पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख एक में था, राज्य था, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को अलग किया गया और दोनों अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो जब यह सूचकांक का आधार 2015-16 की रिपोर्ट है तो उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख अभी भी एक ही स्थान पे, मतलब एक ही राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर। तो एक चीज आपको यह समझ लेना है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश काउंट नहीं किया गया। दूसरी चीज, दादरा व नागर हवेली, दादरा व नागर हवेली, नागर हवेली और दमन दीव, ये दो एक हो गए। इनको भी इस सूचकांक में अलग अलग प्रदर्शित किया गया है। क्यों? क्योंकि इसका आधार वर्ष 2015-16 की रिपोर्ट है, जो कि NFHS की, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ही रिपोर्ट। तो आपको यह चीज याद रखनी है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अभी अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश इस सूचकांक में नहीं रिपोर्ट किए गए हैं। और साथ साथ में दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि दादरा व नागर हवेली और दमन दीव ये अभी भी अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश माने गए हैं। तो कुल मिलाकर इस हिसाब से भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश तब बनते थे। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और इससे पहले जो मतलब कि जो सूचकांक में रखा गया है वो 29+7 का डाटा रखा गया है। तो इस सूचकांक को पढ़ने से पहले आपको ये भी चीजें समझनी चाहिए। अब बात आती है सीधे सीधे कि सूचकांक है क्या। तो जरा सूचकांक की बात करते हैं। आपको सूचकांक पढ़ने से पहले इतना पृष्ठभूमि बना लेनी है, क्योंकि जो ये सीरीज चल रही है, ये सीरीज केवल एक एग्जाम को देखते हुए नहीं चल रही है, आपके 3 से 4 एग्जाम को कवर करने की तैयारी है, इसलिए ये सीरीज चल रही है। अब यहां प्रश्न ये है कि अब इस सूचकांक में आपको इसके डाटा फीड करने हैं। तो सूचकांक में डाटा फीड करते हैं। देखिए बच्चों, हम इसमें 2 पेन यूज करते हैं। देखिए बच्चों, डाटा फीड करने में सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि इन्होंने सबसे ज्यादा गरीब राज्य और ब्रैकेट या फिर ऑब्लिक में केंद्र शासित प्रदेश का शासित प्रदेश। अगर ओवरऑल रैंकिंग देखा जाए सबसे ज्यादा गरीब की, तो इसमें नंबर 1 पर इन्होंने जो फीड किया है वो बिहार को किया कि बिहार में सर्वाधिक गरीबी कितनी है, तो 51.91। डाटा को अगर आपको बोर्ड पर सही से ना दिखे तो सुन लीजिएगा, 51.91%, 51.91%, 51.91%, 51.91%, 51.91%। इसको हम ब्रेड से करे दे रहे हैं 91%। बिहार, क्लियर? 51.91% बिहार। बात आपको क्लियर है? 51.91% बिहार। इसके बाद नंबर 2 पर झारखंड, नंबर 2 पर झारखंड, झारखंड नंबर 2 पर। इसकी कितना परसेंट है? 42.16%, 42.16%। आपको ऐसे याद रखना है। अगर आपको लगता है कि इतना डाटा याद नहीं हो पा रहा है तो आप पहले और दूसरे को याद रखना, उसके बाद के डाटा में खाली आपको राज्य देख लेना। नंबर 3 पर इसमें अपना उत्तर प्रदेश है, यूपी है गरीबों में, जिसमें 37.79% या 37.79% के करीब जो है वो बहुआयामी गरीबी आंकी गई। नंबर 4 पर इसमें मध्य प्रदेश है, नंबर 4 पर इसमें मध्य प्रदेश है, जिसमें 35.65% के करीब में
आपकी गरीबी आकी गई। और नंबर 5 पर इसमें मेघालय है। नंबर 5 में इसमें बेटा मेघालय है, जिसमें गरीबी जो आकी गई है वो आकी गई है 32.17%। 32.17%। तो सबसे ज्यादा गरीब कौन? बिहार। कितने परसेंट? 51.91%। दूसरा झारखंड कितने परसेंट? 42.16%। फिर नंबर 3 पर यूपी 37.79% या 37.79%। और मध्य प्रदेश 35.65% और मेघालय 32.17%। तो इस तरीके से आपको ये क्रम याद रखना है, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना है। सबसे ज्यादा गरीब कौन है? बिहार है। आपको ये लिस्ट आपको क्लियर है। ये 29+7 मतलब कि 36 की लिस्ट हम बना रहे हैं आपके सामने ओवरऑल। तो सबसे पहले बिहार, फिर झारखंड, फिर यूपी, फिर मध्य प्रदेश और मेघालय। ये सबसे ज्यादा गरीबी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की मिश्रित सूची, चूंकि इसमें कोई भी केंद्र शासित प्रदेश अभी तक नहीं आया, तो आपको ये याद रखना है लिस्ट को। अब यहां प्रश्न ये है कि कभी कभी सूचकांक में वो नीचे से पूछ रहे हैं, तो उसकी भी एक लिस्ट हम लोग बना लेते हैं। तो उसकी भी एक लिस्ट बनाते हैं। देखिए उसकी भी एक लिस्ट हम लोग बनाते हैं। देखिए इसमें सबसे कम गरीब, तो सबसे कम गरीब देखिए ध्यान से समझिएगा। जब ये लिस्ट बनेगी तो इस लिस्ट में जो सबसे कम गरीब होंगे उसमें नीचे से अगर हम बना लेते हैं, या इसको थोड़ा सा और स्पष्ट कर देते हैं कि सबसे ज्यादा गरीब जो है, सबसे ज्यादा जो गरीब है, इसकी जो सूची है उसमें जो निचले स्थानों पर है उनको देखना आपके लिए जरूरी है। मतलब कि नीचे की लिस्ट, आपने अभी ऊपर की लिस्ट पढ़ी, बिहार, झारखंड, यूपी, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर मेघालय। अब नीचे की, तो सबसे निचले स्थान पर है केरल। सबसे निचले स्थान पर कौन है? केरल है। कितनी गरीबी? 0.71% गरीबी सबसे कम आकी गई है केरल में। केरल के ठीक ऊपर आपको मिलेगा पुदुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, मगर हम लोग जो ये लिस्ट बना रहे हैं ओवरऑल की बना रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 1.72%। क्लियर? इसके ठीक ऊपर है लक्षद्वीप। इसके ठीक ऊपर कौन है? लक्षद्वीप की कितनी है? 1.82% लक्षद्वीप। और इसके ठीक ऊपर आपका गोवा की कितनी? 3.76%। तो 3.76%। और इसके ठीक ऊपर सिक्किम, इसके ठीक ऊपर सिक्किम, तो सिक्किम की कितनी? तो 3.82%। अब इस लिस्ट को काटो और जो पहली वाली लिस्ट है उसके नीचे जोड़ दो जाके नीचे से, तो आपको पूरा आ जाएगा, पूरी लिस्ट कि ऊपर के 5 और नीचे के 5 आपको ध्यान रखने। तो सबसे कम गरीबी केरल, सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस सूचकांक में बेसिक चीज ये है कि सबसे ज्यादा गरीब बिहार, सबसे कम गरीब केरल। एक चीज और, कभी कभी केंद्र शासित प्रदेश पर वो नजर डाल देते हैं, तो आपको जरा केंद्र शासित प्रदेश में एक चीज आप लोग डाटा आपने लिख लेना, जो कि आपके लिए आसान पड़ेगा। देखिए कभी कभी केंद्र शासित प्रदेश में वो लोग जो हैं वो डाल देते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। तो केंद्र शासित प्रदेश में समझ लेना, केंद्र शासित प्रदेश में आप लोग समझ लेना, अगर खाली केंद्र शासित प्रदेश को पूछ दें तो सबसे ज्यादा गरीब, ज्यादा गरीब और सबसे कम गरीब और सबसे कम गरीब। तो सबसे कम गरीब, ये गरीब, ये दो है। सबसे ज्यादा गरीब में दादरा व नागर हवेली कितनी गरीबी? तो 27.36% गरीबी। सबसे कम गरीब पुदुचेरी, अभी आप लिस्ट में लिख के गए, कितनी? 1.72% के करीब गरीबी। तो सबसे कम गरीब केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, सबसे ज्यादा गरीब केंद्र शासित प्रदेश दादरा व नागर हवेली। आपको यह सूचकांक याद रखना है। इस सूचकांक को हम 5 मिनट में ओरली दोहरवा देते हैं। हमने पढ़ा कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक, अगर इसकी जगह MPI आ जाए, मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तब भी आप लोग याद रखना ये दोनों चीजें एक ही हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा निकाला जाता है? नीति आयोग द्वारा निकाला जाता है। नीति आयोग के द्वारा यह सूचकांक नवंबर 2021 में निकाला गया। कितने आयाम? 3 आयाम। कितने संकेतक? 12 संकेतक। कौन कौन से आयाम? शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर।
सबसे ज्यादा लिस्ट में सबसे ऊपर बिहार 51.91%। उसके बाद झारखंड 42.16%। उसके बाद नंबर 3 पर कौन है? तो नंबर 3 पर यूपी है। कितना? यूपी में 37.79%। उसके बाद कौन है? मध्य प्रदेश है। कितना? 35.65%। इसके बाद कौन है? मेघालय। कितना? 32.17%। नीचे से हमने आपको बताया कि सबसे नीचे केरल, कितना? 0.71%। उसके ऊपर कौन? पुदुचेरी, कितना? 1.72%। उसके ऊपर कौन? लक्षद्वीप, कितना? 1.82%। उसके ऊपर कौन? तो उसके ऊपर आप गोवा 3.76%। और उसके ऊपर कौन? तो उसके ऊपर हमने आपको कौन कौन बताया? गोवा के ऊपर कौन बताया? गोवा के ऊपर हमने आपको बताया सिक्किम 3.82%। तो ये आपकी लिस्ट तैयार हो गई, ये आपका सूचकांक तैयार हो गया। ये सूचकांक आता जरूर है, कभी कभी सूचकांक से मतलब ही नहीं रखते, सीधे सीधे आपसे पूछ सकते हैं कि NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 2015-16 रिपोर्ट के अनुसार भारत में इसमें कौन सा राज्य सबसे गरीब था। तो यदि ध्यान रखना, बात आपको क्लियर हो गई। तो एक टॉपिक हमने ये किया है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अब हम कुछ छोटी छोटी योजनाएं करते हैं इसी लेक्चर में, छोटी छोटी कुछ योजनाएं करते हैं। जैसे कि तो योजनाएं हैं जन स्पंदन योजना, स्पंदन योजना, ये पा बना है, जन स्पंदन योजना और जन सेवक योजना। जन स्पंदन योजना और जन सेवक योजना, ये दो योजनाएं आपके सामने लिखी हुई हैं। आराम से इसको बोल्ड ही पे हम लोग समझेंगे, बोल्ड ही पे लिखेंगे, बोल्डे पे पूरा रिवीजन करेंगे। आप अपने नोट्स बनाते चलना। कोई भी हम लोग डाटा लिखाया बोर्ड पर नहीं रखेंगे, बिल्कुल क्लासरूम जैसे पढ़ेंगे, नहीं तो लिख के समझाना वो मुझे नहीं समझ में आता। तो जन स्पंदन योजना और जन सेवक योजना, ये दो प्रकार की योजनाएं हैं। दोनों योजनाएं कर्नाटक की है। पहली चीज, दोनों योजनाएं कर्नाटक की हैं और दोनों योजनाएं 1 नवंबर 2021 को शुरू की गई। तो बोथ जन स्पंदन योजना एंड जन सेवक योजना रिलेटेड टू द कर्नाटक स्टेट एंड स्टार्टेड ऑन द सेम डेट 1 नवंबर 2021। 1 नवंबर 2021 को शुरू की गई। यह प्रश्न है कि योजनाएं है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं जन स्पंदन योजना की। जन स्पंदन योजना का मतलब यह है कि एक हिसाब से कहा जाए तो कॉल सेंटर है। कॉल सेंटर का मतलब क्या है? कॉल सेंटर का मतलब यह है कि यहां पर आप फोन कर सकते हो। क्यों फोन कर सकते हो? 1902 ये नंबर है इनका, कर्नाटक राज्य ने दे रखा है कि आप जो है इस पर कॉल करो। क्यों कॉल करो? ये एक लोक शिकायत निवारण सेंटर है। मतलब ये है कि कर्नाटक राज्य के अंतर्गत जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, अगर किसी भी व्यक्ति को जो कि कर्नाटक में रहता है, उनको उन सरकारी योजनाओं से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वो इस पर फोन करके अपनी आपत्ति को दर्ज करा सकता है। और साथ साथ में जब वो आपत्ति दर्ज कराने जाएगा तो उसको जो भी आपत्ति दर्ज कराई है उसका बाकायदा नंबर मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपको देंगे कि आपकी आपत्ति इस नंबर पर दर्ज कराई गई है। आगे अगर आपको कोई कार्यवाही करनी है या कहीं पर बताना है तो आप इसको आधार बना सकते हैं कि हमने शिकायत दर्ज करा दी थी। तो जन स्पंदन योजना जो है वो 1902 कॉल करके कर्नाटक सरकार ने पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए शुरू की है। यह चीज आपको ध्यान रखना। अपनी परीक्षा में कभी कभार उत्तर प्रदेश की परीक्षा या बाहर राज्यों की परीक्षाओं में डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि जन स्पंदन योजना जो है वो क्या है। तो आपको याद रखना कर्नाटक राज्य की है, 1 नवंबर 2021 को शुरू की गई। योजना का हमने आपको विस्तार जितना जरूरी था बता दिया है कि 1902 पर आप कॉल करें। एक हिसाब से कॉल सेंटर है। आप यहाँ पर कॉल जब करेंगे तो आप बताएंगे कि आपने इस योजना के अंतर्गत आपत्ति दर्ज करानी है। क्यों? क्योंकि हमारा आवेदन इसमें था और सबके खाते पैसा आया है, हमारे खाते में नहीं है। या फिर इसके अतिरिक्त और भी जो सुविधाएं हैं कि हमारे पास यहाँ का निवास है, 75 प्रकार की दिक्कतें होती हैं। तो इन सारी दिक्कतों को 1902 के द्वारा सॉल्व करने की कर्नाटक सरकार का एक बहुत सराहनीय कदम है। तो एक तो बात हो गई जन स्पंदन योजना की। अब दूसरा बात करते हैं जन सेवक योजना की। देखिए ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा में डायरेक्ट आते हैं कि कहाँ की योजना क्या है, तो आपको ये याद रखना है। तो दूसरा जो टॉपिक है ये जन सेवक योजना, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए जन सेवक योजना का मतलब साफ साफ है। जन सेवक योजना का मतलब ये है
कि इन्होंने क्या किया है, ये एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, ये ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, ये ऑनलाइन पोर्टल है। इसका मतलब ये है कि आप इसको प्ले स्टोर पे जाके इसको लोड कर सकते हैं। अगर आप कर्नाटक राज्य के हैं, आप अगर कर्नाटक राज्य के हैं, आप अगर कर्नाटक राज्य के हैं तो ये ऑनलाइन पोर्टल जो है इसको लोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। योजना है क्या जन सेवक योजना? जन सेवक योजना है क्या? जन सेवक योजना का मतलब बच्चों ये है कि इसके अंतर्गत 56 सरकारी सेवाएं दी गई है। 56 सरकारी सेवाएं इसके अंतर्गत दी गई है कि 56 सरकारी सेवाओं में आप जो है अपना जो भी आपको, जैसे कि आपको आय प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र बनवाना है, या फिर आपको आधार कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, या इस तरीके से 56 जो सरकारी सेवाएं हैं उसके लिए आप इस ऑनलाइन पोर्टल पर अपना नाम फिट कर सकते हैं, अपने जरूरी दस्तावेज जो है उसके नंबर फिट कर सकते हैं, और घर बैठे, क्योंकि ये जितनी भी 56 सेवाएं हैं उसमें घर बैठे आपको वो सेवाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो ये कर्नाटक राज्य की एक महत्वपूर्ण योजना है। देखिए, योजना का बनना, योजना का लागू होना और योजना का आखिरी आदमी तक पहुंचना, ये तीनों स्तर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। योजना का बनना, योजना का लागू करना और योजना को हर आदमी लाभान्वित होना जो उसके लिए जरूरी है। तो इसके आधार पर जो ये जन सेवक और जन स्पंदन योजनाएं जो हैं, ये दोनों योजनाएं आपको बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। दोनों कर्नाटक की हैं। 1 नवंबर 2021 को कर्नाटक राज्य ने शुरू किया था। एक जो है वो कॉल सेंटर टाइप की योजना है, नंबर क्या है 1902, और दूसरी योजना है जो जिसका ऑनलाइन पोर्टल है। आपको 56 सरकारी सेवाएं इसमें उपलब्ध कराई जा रही हैं। घर बैठे आप अपने जो जरूरी प्रमाण पत्र हैं, जो कि तहसील आदि में घंटों लाइन लगने के बाद भी नहीं बन पाते, उनको आप आसानी से और बाई जो है डिजिटलाइजेशन के द्वारा आप इसको बनवा सकते हैं। एक और करते हैं टॉपिक, इसके अतिरिक्त एक टॉपिक और एक योजना का और करते हैं। देखिए बच्चों, एक योजना शुरू की गई थी दुआरे राशन योजना। दुआरे राशन योजना, तो जरा पहले लिखते हैं इसको, दुआरे राशन योजना, दुआरे राशन योजना, दुआरे राशन योजना, दुआरे राशन योजना यह शुरू की गई थी पश्चिम बंगाल के द्वारा। तो पश्चिम बंगाल के द्वारा दुआरे राशन योजना शुरू की गई थी 16 नवंबर 2021 को। तो 16 नवंबर 2021 को जो है ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है दुआरे राशन योजना। इस योजना का इंपॉर्टेंट ये है कि दुआरा हम लोग भी घर के बाहर के क्षेत्र को द्वारा कहते हैं, तो इकट्ठे से उस चीजों को याद करके दुआरे राशन योजना में आप यूपी मत लगा देना। तो दुआरे राशन योजना पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू की 16 नवंबर 2021 के द्वारा शुरू की। आपको पहले चरण में 99% संभावना है कि पहले चरण में जो है आप इस क्वेश्चन को यहीं पे खत्म हो जाएगा कि दुआरे राशन योजना पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू की गई है 16 नवंबर 2021 को। पर फिर भी हम योजना को समझते हैं कि अगर वो अंदर जाते हैं तो हम योजना का जरा एक चित्र बना लेते हैं कि योजना आखिर है क्या। तो योजना का हम आपको एक चित्र बना के देते हैं। आप ये जो है नोट कर लीजिएगा, दुआरे राशन योजना हैड बीन स्टार्टेड बाय द पश्चिम बंगाल ऑन द डेट ऑफ 16 नवंबर 2021। दुआरे राशन योजना को पश्चिम बंगाल ने शुरू किया, 16 नवंबर 2021 को शुरू किया। अब हम इसका एक चित्र बना लेते हैं। इस चित्र के द्वारा इस पूरी योजना को हम समझ लेते हैं कि आखिर योजना है क्या। देखिए बच्चों, ये दुआरे राशन योजना के अंतर्गत ये लोग कर रही है क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर हम केंद्र बिंदु में 10 करोड़ लोगों जिनको आच्छादित करेंगे, ये 10 करोड़ लोगों को पश्चिम बंगाल करेगा। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल की योजना है। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या किया है समझिए, 10 करोड़ लोगों को आच्छादित करने की योजना है, मतलब कि इसके अंतर्गत रखने की योजना है। उनके घर घर तक राशन पहुंचाना है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, उनके घर घर पहुंचकर राशन पहुंचाना, राशन पहुंचाना। इसके लिए सरकार ने सबसे पहले क्या किया, 10 करोड़ को कैसे हायर करेंगे। सबसे पहले उन्होंने 21,000 राशन डीलर हैं। कौन से हैं, 21,000 राशन डीलर उन्होंने नियुक्त किए। इन राशन डीलरों को ये अनुमति दी कि वो अपने 2-2 कर्मचारी जो हैं अपने अंतर्गत रख सकते हैं, और इनमें से प्रत्येक का जो वेतन है वो 10,000 निर्धारित किया गया। प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 10,000 दिया गया। इस 10,000 में 5,000 रुपया राज्य सरकार देगी, इनको राज्य सरकार देगी, मतलब कि बंगाल सरकार देगी, और बचे 5,000 राशन डीलर स्वयं से वहन करेंगे, स्वयं में अपने आप देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि योजना में 10 करोड़ लोगों को आच्छादित करने की योजना है।
योजना के अंतर्गत 21,000 राशन डीलरों को नियुक्त किया गया है। प्रत्येक राशन डीलर अपने अंतर्गत 2 कर्मचारी रख सकता है। प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 10,000 रुपए निर्धारित किया गया है, जिसमें से 5,000 रुपए राज्य सरकार और 5,000 शेष जो है वो राशन डीलर वहन करेंगे। इसके अंतर्गत एक और काम और किया गया, इन्होंने 1 लाख रुपया राशन डीलरों को प्रोत्साहन में दिया है, प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया है, जिससे कि वो अपने वाहन खरीद सके और उन मतलब कि अनाज को लाद कर और निश्चित क्षेत्र में पहुंचा सके। क्योंकि योजना ये कहती है कि आपको निश्चित समय में, निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर आपको जो है वो घर घर राशन पहुंचाना है। जैसे कि कोई डेट को, महीने की, ये वो क्षेत्र निर्धारित है कि वहां तक राशन पहुंचाना है, तो 500 मीटर पर इनके वाहन खड़े होंगे, फिर 500 मीटर पर, फिर 500 मीटर पर इनके वाहन खड़े होंगे, और ये जो 2 कर्मचारी नियुक्त है ये घर घर तक राशन पहुंचाएंगे। इसी का इनको 10,000 रुपए दिया जा रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। योजना का एक सर्किल आपको याद रखना है। हम आपको फिर से समझा देते हैं। द्वारे राशन योजना 2021 में पश्चिम बंगाल ने शुरू की और 16 नवंबर 2021 को शुरू की। योजना का लक्ष्य था घर घर बैठे या फिर घर घर तक राशन पहुंचाना है। किसके माध्यम से? तो पीडीएस के माध्यम से। पीडीएस का मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये टॉपिक एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, हम आपको पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स में। पीडीएस का मतलब कि किसान के खेत से उपजा जो अन्न है, किसान के खेत में जो उपजा अन्न है, और वो अन्न लोगों की थाली तक पहुंचने में जो बीच में जो पूरा सर्किल घूमता है कि कैसे वहां से एफसीआई को जाता है, कैसे एफसीआई डीलरों को देती है, कैसे डीलर राशन की दुकानों से बेचकर देते हैं, राशन की दुकानों में देते हैं, कैसे हम लोग घर लाते हैं, पकाते हैं और थाली में पहुंचाते हैं। तो किसान के अन्न जो है वो किसान के खेत से निकलकर और आदमी की थाली तक पहुंचने के बीच में जो भी चक्र है वो सब पीडीएस है। तो पीडीएस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम आगे के लेक्चरों में इसको समाहित करेंगे या शामिल करेंगे। तो कुल मिलाकर मोटी बात है कि आज का जो पूरा लेक्चर है वो मुख्यतः 4 योजनाओं पर केंद्रित था। पहले हमने सूचकांक पढ़ा, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021। उसके बाद हमने 3 योजनाएं पढ़ी। पहली योजना हमने पढ़ी जन स्पंदन योजना और जन सेवक योजना। दोनों योजनाएं कर्नाटक सरकार ने शुरू की, 1 नवंबर 2021 को शुरू की। जन स्पंदन एक हिसाब का कॉल सेंटर है, जिसमें एक जो आपकी जो शिकायतें हैं वो दर्ज करा सकते हैं 1902 में फोन कर या उस पर फोन कर। और दूसरी योजना जो है वो जनसेवक योजना है। जनसेवक योजना का मतलब यह है कि 56 सरकारी सेवाएं इससे अटैच कर दी गई हैं। आप अपने जाके इसको ऑनलाइन पोर्टल है, इसको ऑनलाइन जो है आप इसको लोड कर गूगल प्ले स्टोर आदि के द्वारा और इसका लाभ उठा सकते हैं। तीसरे में हमने द्वारे राशन योजना की, पश्चिम बंगाल ने शुरू की, 16 नवंबर को शुरू की। योजना क्या थी? योजना साफ है कि घर बैठे आपको राशन पहुंचाया जाए और सस्ती दर पर पहुंचाया जाए। इसके लिए 21,000 राशन डीलरों को नियुक्त किया गया। प्रत्येक को यह अथॉरिटी दी गई कि वो 2 कर्मचारी नियुक्त कर सकते हैं। प्रत्येक का वेतन 10,000 रुपए है, उसमें से 5,000 राज्य सरकार देगी। आगे हमने आपको बताया कि पीडीएस के माध्यम से घर तक पहुंचाया जाएगा। 1 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि दी गई है, जो कि वाहन के लिए, जो वाहन वो लोग खरीदेंगे आदि के लिए, उसके लिए 1 लाख प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार दी है। 10 करोड़ लोगों को इससे आच्छादित किया गया है। 500 मीटर पर एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान पर वाहन खड़े किए जाएंगे और ये कर्मचारी घर घर तक राशन पहुंचाएंगे। पश्चिम बंगाल का यह मत है कि 21,000 जो डीलर हैं वो 2 कर्मचारी को जब नियुक्त करेंगे तो 21,000 को अगर 2 से गुणा करो तो 42,000, तो 42,000 हम रोजगार इससे उत्पन्न कर रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल का मत है, उनके कई मत में ये एक मत है। तो आज का लेक्चर हम लोग जो है वो इसके साथ में समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।